हेलो डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है हेमोफीलिया। इस डीप डाइव यानी गहरे विश्लेषण की शुरुआत ना एक बहुत ही स्पेसिफिक पेशेंट की स्टोरी से करते हैं। हाँ, ये एक बढ़िया अप्रोच है। राइट। तो इमेजिन अ 1 month ओल्ड मेल इन्फेंट। डिलीवरी के बाद इस बच्चे को एक स्कैल्प हीमोटोमा हो गया है, यानी सर पर खून का जमना। अब ये कोई आम चोट नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक इन्फेंट में स्कैल्प हेमाटोमा एक्चुअली एक कॉमन हेरिडिटरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी आंशुवांशिक खून बहने की बीमारी का संकेत हो सकता है। आखिर इस बीमारी की रूट कॉज या मूल कारण क्या है? अंदर क्या चल रहा है? तो बेसिकली ये दो प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी या कमी की वजह से होता है। या तो पेशेंट में क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, जिसे फैक्टर 8 कहते हैं, या फिर क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी होती है। ओके। तो सिवेरिटी कितनी होती है इन केसेस में? ब्लीडिंग की सिवेरिटी पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि फैक्टर डिफिशिएंसी कितनी ज़्यादा है। जितना फैक्टर कम होगा, ब्लीडिंग उतनी ही सिवियर होगी। ये तो क्लियर है। अब अगर हम इसकी एपिडेमियोलॉजी यानी बीमारी किसे और क्यों होती है इस पर आएं, तो दुनिया भर में इसके कितने केसेस हैं? ग्लोबली अगर देखें तो ये लगभग 1 in 5,000 मेन को अफेक्ट करता है। वेट, आपने मेन स्पेसिफिकली मेंशन किया। ये ज्यादातर मेल्स या पुरुषों में ही क्यों देखा जाता है? उसका रीजन इसकी इटियोलॉजी और जेनेटिक्स में है। इसका मेन कॉज फैक्टर 8 या फैक्टर 9 जीन में म्यूटेशंस या बदलाव होना है। राइट, म्यूटेशंस या डिलीशंस। एग्जैक्टली कुछ हिस्से का हटना या इन्वर्जन्स यानी उलट जाना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं। ओके। क्योंकि मेल्स में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है तो उनके पास कोई बैकअप नहीं होता। हाँ बिल्कुल। इसीलिए ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली मेल डिजीज है, यानी लगभग पूरी तरह से पुरुषों की बीमारी है। तो क्या फीमेल्स बिल्कुल सेफ हैं इस डिजीज से? क्या उनका रूल सिर्फ एक साइलेंट ट्रांसपोर्टर या वाहक जैसा होता है? हाँ, फीमेल्स कैरियर्स बन सकती हैं, बट एक्चुअल क्लिनिकल फीचर्स से डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होती। तो आगे ट्रांसमिशन का क्या रोल है? जेनेटिक्स का रूल बड़ा क्लियर है यहाँ। एक कैरियर मदर के हर सन या बेटे को डिजीज होने की एग्जैक्टली 50% प्रोबेबिलिटी होती है। और परफेक्टली नॉर्मल होने की भी 50% संभावना है। राइट। उसी तरह हर डॉटर या बेटी के डिजीज ट्रांसमिट करने की कैरियर बनने की 50% प्रोबेबिलिटी होती है। डॉक्टर्स इसको याद रखने के लिए हम एक सिंपल मेनोमेनिक यूज करते हैं। मेनोमेनिक है A8B9C11। इसको डिकोड कर सकते हैं आप? जरूर। 80 का मतलब है कि 80% केसेस हेमोफीलिया ए के होते हैं, जिसकी वजह से फैक्टर 8 डेफिशिएंसी है। राइट। और B9 का मतलब है 20% केसेस हेमोफीलिया बी के होते हैं, जहां फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है। और ये C11 क्या है? ये थोड़ा नया लग रहा है। हेमोफीलिया सी बहुत रेयर या दुर्लभ है। ये ऑटोसोमल रेसेसिव है और स्पेशली एश्केनाजी जूज में देखा जाता है ड्यू टू फैक्टर 11 डेफिशिएंसी। ओके, गॉट इट। तो डॉक्टर्स क्विकली रिवाइज रखते हैं हमारा पहला सेगमेंट। हेमोफीलिया ए मींस फैक्टर 8 डेफिशिएंसी, हेमोफीलिया बी फैक्टर 9 डेफिशिएंसी, क्रोमोसोम इन्वॉल्व्ड, एक्स क्रोमोसोम, और कैरियर सन्स की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 50%। परफेक्ट। अब हम पैथोफिजियोलॉजी यानी अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या दिखता है उस पर चलते हैं। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। अगर हम नॉर्मल हीमोस्टेसिस या खून रुकने की प्रक्रिया और हीमोफीलिया वाले पेशेंट के मैकेनिज्म को कंपेयर करें, अगर दोनों का एक्सीडेंट हो जाए तो उनके अंदर का माइक्रोस्कोपिक रिएक्शन कैसा होगा? तो नॉर्मल हीमोस्टेसिस के लिए बॉडी को ग्रेटर देन 50% नॉर्मल फैक्टर 8 और IX लेवल्स चाहिए होते हैं। ओके। और हीमोफीलिया पेशेंट्स में ये लेवल्स कितने होते हैं? उनमें ये नेचुरली लेस देन 5% होता है, और सिवियर केसेस में तो ये एक्सट्रीमली लो लेवल्स पर चला जाता है। लेस देन 1%। वाओ, लेस देन 1%। तो कैस्केड कैसे रिएक्ट करता है? फ्लोचार्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ कोएगुलेशन होती है, यानी खून जमने की शुरुआत। राइट। उसके बाद एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है बॉडी से, जिसकी वजह से एक्सेस ऑफ सर्कुलेटिंग थ्रोम्बिन हो जाता है। मतलब खून में थ्रोम्बिन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। और इस एक्सेस थ्रोम्बिन की वजह से ब्लड वेसल्स फाइब्रिन क्लॉट से ब्लॉक होने लगती हैं। नसों का ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। वेट, हीमोफीलिया तो खून बहने की बीमारी है ना, तो क्लॉट्स क्यों बन रहे हैं? ये तो पैराडॉक्स है। ये क्लॉट्स एबनॉर्मल होते हैं। इनकी वजह से ऑर्गन फेलियर हो सकता है
और इस प्रोसेस में बॉडी अपने सारे प्लेटलेट्स और फैक्टर्स कंज्यूम कर लेती है। प्लेटलेट्स और फैक्टर्स का खत्म होना यानी कंजम्पटिव कोएगुलोपैथी। बिल्कुल। जब सब कंज्यूम हो जाता है तो फाइब्रिनोलिसिस होता है, यानी बने हुए क्लॉट का टूटना, और फाइनली हेमरेज या भारी रक्तस्राव होता है। मतलब बॉडी पहले फॉल्टी क्लॉट बनाती है, फिर उसको खुद ही तोड़ देती है, जिससे अनकंट्रोलेबल हेमरेज होता है। ये बहुत डेंजरस है। हाँ, और इसके सिम्टम्स की टाइमलाइन डायरेक्टली एज और सिवेरिटी से लिंक करती है। जैसे अगर सिवियर केस है, लेस देन 1% फैक्टर वाला, तो वो कब दिखेगा? वो डायरेक्टली एट एज 1 मंथ मैनिफेस्ट होता है, जैसे बर्थ के बाद स्कैल्प हीमाटोमा या सर्कमसिजन के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग। और अगर मॉडरेट केस है, जहां लेवल्स 1 to 5% के बीच हैं? मॉडरेट केस मोस्टली एज 8 मंथ्स में मैनिफेस्ट करता है। जब बच्चा थोड़ा क्रॉल करता है तो मिनिमल ट्रॉमा या हल्की चोट के बाद भी ब्लीडिंग होने लगती है। और माइल्ड केसेस, आई मीन 5 to 25% फैक्टर्स वाले? माइल्ड केसेस थोड़ा लेट मैनिफेस्ट होते हैं, अराउंड एज 36 मंथ्स। सर्जरी या सिमिलर प्रोसीजर्स के बाद अचानक एक्सेसिव ब्लीडिंग की हाई प्रोबेबिलिटी होती है। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं इनके? जॉइंट्स में बहुत ब्लीडिंग होती है ना? एग्जैक्टली। जॉइंट्स, सॉफ्ट टिश्यू, मस्कुलर और म्यूकोजल ब्लीडिंग देखी जाती है, और क्रॉनिक हीमार्थ्रोसिस यानी जोड़ों में खून जमना बहुत कॉमन है, जिससे साइनोवाइटिस और आर्थोपैथी यानी जोड़ों की परमानेंट बीमारी हो सकती है। हाँ, और माइल्ड टू मॉडरेट पेन भी होता रहता है इन पेशेंट्स को। अगर ये बेस ऑफ द टंग या जुबान के निचले हिस्से में हो तो एयरवे कंप्रेशन जैसी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, राइट? बिल्कुल, सांस की नली दब सकती है जो फेटल हो सकता है। और अ माइल्ड ब्लो टू द हेड या सर पर हल्की चोट से इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग या दिमाग में खून बहना शुरू हो सकता है। हाँ, और अदर फीचर्स में एपिस्टैक्सिस या नक्सीर, ओरल ब्लीडिंग आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन, हीमेटेमेसिस या खून की उल्टी, मिलीना और हिमेचूरिया या पेशाब में खून इंक्लूड होते हैं। Okay, doctors, let's quickly revise the onset ages and levels. Severe means? Less than 1% factor और onset age 1 month. Moderate? 1 to 5% factor और age 8 months. Mild? 5 to 25% factor और age 36 months. Danger signs क्या हैं? हेमार्थ्रोसिस, एयरवे कंप्रेशन और इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग। Excellent. अब सेक्शन 3 पर चलते हैं। डायग्नोसिस, बीमारी की पहचान कैसे करें? मान लीजिए एक पेशेंट क्लिनिक में आता है विद अनएक्सप्लेन्ड हीमोथ्रोसिस और रिकरेंट ब्लीडिंग। हमारा पहला कदम क्या होगा? सबसे पहले हम इनिशियल पैरामीटर्स चेक करते हैं, जैसे प्लेटलेट काउंट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम या पीटी, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम या पीटीटी। और इसके बाद फैक्टर 8 और IX एसेज, राइट? बिल्कुल, लेकिन बेसिक लैब से ही क्लियर डिस्टिंक्शन मिल जाता है। हीमोफीलिया में पीटीटी प्रोलॉन्ग्ड या लंबा होता है, लेकिन पीटी और प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होते हैं। एग्जैक्टली। पीटी और प्लेटलेट्स नॉर्मल रहेंगे। यहाँ एक डीप फिजियोलॉजिकल क्वेश्चन है। अगर पीटीटी प्रोलॉन्ग्ड है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हीमोफीलिया ही है और वॉन विलेब्रैंड डिजीज या VBD नहीं है? इस डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए हम मिक्सिंग स्टडी का यूज करते हैं। ये मिक्सिंग स्टडी थोड़ा एक्सप्लेन करें। अगर पीटीटी प्रोलॉन्ग्ड है तो हम पेशेंट के प्लाज्मा में नॉर्मल प्लाज्मा मिक्स करते हैं जिसमें फैक्टर 8 होता है। ओके, तो नॉर्मल फैक्टर्स ऐड कर देते हैं। हाँ, हीमोफीलिया में नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर्स मिक्स करने के बाद पीटीटी कंप्लीटली नॉर्मल हो जाता है। जबकि वॉन विलेब्रैंड डिजीज में क्या होता है? VWD में मिक्सिंग के बाद भी पीटीटी प्रोलॉन्ग्ड ही रहता है, करेक्ट नहीं होता। गॉट इट। तो हमें उसके बाद फैक्टर 8 और 9 के डायरेक्ट एसेस करने पड़ते हैं सीवियरिटी चेक करने के लिए। राइट, वो फाइनल कॉन्फर्मेशन देता है। और अगर हीमोफीलिया ए नया डायग्नोस हुआ है, स्पेशली माइल्ड और फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट है, जहां दोनों मेल और फीमेल अफेक्टेड हैं, तो क्या करना चाहिए? ऐसे सिनारियोज में जहां फीमेल्स क्लिनिकली अफेक्टेड है, VWD रूल आउट करना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके लिए वॉन विलेब्रैंड फैक्टर एक्टिविटी, एंटीजन और मल्टीमर कॉम्पोजिशन मेजर किए जाते हैं। है या नहीं ये जानने के लिए फैक्टर 8 फॉर हीमोफीलिया ए या फैक्टर 9 फॉर हीमोफीलिया बी का डायरेक्ट लैब मेजरमेंट करते हैं। परफेक्ट। एक और मिनी क्विज फॉर्मेट में रिकैप करते हैं डॉक्टर्स के लिए। नॉर्मल लैब वैल्यूज क्या हैं इस कंडीशन में? पीटी और प्लेटलेट काउंट नॉर्मल रहते हैं। अब नॉर्मल क्या है? सिर्फ पीटीटी इज प्रोलॉन्ग्ड। मिक्सिंग स्टडी का रिजल्ट कैसा आता है? हीमोफीलिया में पीटीटी नॉर्मल हो जाता है और VVD में प्रोलॉन्ग्ड ही रहता है। ब्रिलियंटली एक्सप्लेन्ड। अब सेक्शन 4 ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट पर आते हैं। इलाज और फर्स्ट एड। हमने लीकेज को डायग्नोस तो कर लिया, पर इस लीकेज को ठीक कैसे किया जाए?
ट्रीटमेंट का मेनस्टे या मुख्य आधार क्या है? मेन स्टे ट्रीटमेंट इंट्रावीनस क्लॉटिंग फैक्टर रिप्लेसमेंट ही है। आई सी, ये डायरेक्टली वेन्स में दिया जाता है। हाँ, ये अक्यूट यानी अचानक ब्लीडिंग में और क्रॉनिक यानी लंबे समय के प्रिवेंशन दोनों केसेस में दिया जाता है। और क्या कुछ लोगों को ये कंटिन्यूस भी मिलता है? बिल्कुल, कुछ सिवियर लोगों को कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट थेरेपी मिलती है। ये फैक्टर्स डोनेटेड ब्लड से बन सकते हैं। दान किए गए खून से? लेकिन इसमें इन्फेक्शन का रिस्क नहीं होता? पहले होता था, पर आजकल मोस्टली लेबोरेटरी में बनाए गए रिकॉम्बिनेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स यूज होते हैं जो ह्यूमन ब्लड से नहीं बनते, सो वो बहुत सेफ होते हैं। क्या हर टाइप की हीमोफीलिया के लिए सेम मेडिसिन यूज होती हैं? नहीं, मेडिकेशंस सिवियरिटी और टाइप पर डिपेंड करती हैं। जैसे कि डेस्मोप्रेसन, ये किस में देते हैं? डेस्मोप्रेसिन माइल्ड डिजीजेस में देते हैं। ये बॉडी को वॉन विलेब्रैंड फैक्टर रिलीज करने के लिए स्टिम्युलेट या प्रेरित करता है, जिससे अल्टीमेटली प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, राइट? एग्जैक्टली। इसी इंट्रावेनसली या नेजल स्प्रे यानी नाक के स्प्रे की तरह बड़ी आसानी से दिया जा सकता है। और ये नया ड्रग एमएससी-जुमाब क्या है? मैं पढ़ रहा था इसके बारे में। ये क्लॉटिंग फैक्टर तो नहीं है? हाँ, ये बहुत रेवोल्यूशनरी है। एमिसिज़ुमैब न्यूअर ड्रग है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स बिल्कुल नहीं होते। ये एक ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। तो ये काम कैसे करता है कैस्केड में? ये इसेंशियली फैक्टर IX और फैक्टर 10 को ब्रिज करती है या जोड़ती है। ओह, तो फैक्टर 8 का काम ये एंटीबॉडी कर रही है? बिल्कुल, इससे फैक्टर X एक्टिवेशन होता है और रुका हुआ क्लॉटिंग कैस्केड रिस्टोर हो जाता है। ये स्पेशली हीमोफीलिया A के पेशेंट्स में प्रोफिलैक्टिक यूज होती है, ब्लीडिंग एपिसोड्स प्रिवेंट करने के लिए। और क्लॉट प्रिजर्विंग मेडिकेशंस या एंटीफाइब्रिनोलिटिक्स का क्या रोल है? ये ड्रग्स बने हुए क्लॉट्स को स्मॉल फ्रैगमेंट्स या छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन होने से टूटने से रोकते हैं। और फाइब्रिन सीलेंट्स? फिसरिन सीलेंट्स डायरेक्ट वूंड साइट्स या जख्मों पर अप्लाई किए जाते हैं क्लॉटिंग और हीलिंग प्रमोट करने के लिए। ये मोस्टली डेंटल डिपार्टमेंट में सर्जरीज के वक्त बहुत यूजफुल होते हैं। फिजिकल इंटरवेंशंस की बात करें तो अगर इंटरनल ब्लीडिंग से जॉइंट्स कंप्लीटली डैमेज हो गए हैं तो उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं? उसके लिए फिजिकल थेरेपी या भौतिक चिकित्सा बहुत हेल्प करती है डिस्ट्रेस और तकलीफ कम करने में। पर अगर डैमेज सिवियर हो तो इवेंचुअली सर्जरी या जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। घर के लिए फर्स्ट एड टिप्स क्या हो सकती हैं, जैसे छोटी चोटों या माइनर कट्स के लिए? माइनर कट्स के लिए तुरंत सस्टेन्ड प्रेशर और बैंडेज का यूज करें। और अगर स्किन के नीचे स्मॉल ब्लीडिंग एरियाज हैं, वहां आइस पैक लगाएं। वैसोकंस्ट्रिक्शन से आराम मिलता है। और सबसे इंटरेस्टिंग हैक जो मैंने नोटिस किया, माउथ की माइनर म्यूकोसल ब्लीडिंग स्लो करने के लिए हम आइस पॉप्स या बर्फ की चुस्की का यूज कर सकते हैं। हाँ, ये बच्चों में स्पेशली बहुत इफेक्टिव और इजी टू एडमिनिस्टर ट्रिक है। लास्ट क्विक रिवीजन लेते हैं डॉक्टर्स। माइल्ड डिजीज में नेजल स्प्रे कौन सा? डेस्मोप्रेसिन। ब्रिजिंग एंटीबॉडी ड्रग कौन सा? एमिसिज़ुमैब। और डेंटल सर्जरीज के लिए लोकल एप्लीकेशन फाइब्रिन सीलेंट्स। परफेक्ट। तो डॉक्टर्स, आज हमने हीमोफीलिया के जेनेटिक ओरिजिन से लेकर एमिसिज़ुमैब जैसे एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स तक सब कुछ डिटेल में कवर किया। एग्जैक्टली। और डायग्नोसिस में बेसिक लैब फाइंडिंग्स को ठीक से इंटरप्रेट करना कितना जरूरी है, ये भी हमने क्लियर किया। एक एक्यूरेट डायग्नोसिस और टाइमली इंटरवेंशन इस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को मैनेज करने में बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है। बिल्कुल। अब जाते जाते आप सभी व्यूअर डॉक्टर्स के लिए एक स्पेसिफिक चैलेंज ड्रॉप करके जा रहा हूं मैं। कमेंट या अपने नोट्स में इसका जवाब जरूर सोचिए। ऑल द बेस्ट डॉक्टर्स। क्वेश्चन ये है, अगर मिक्सिंग स्टडी करने के बाद भी पेशेंट का पीटीटी प्रोलॉन्ग्ड ही रहता है, नॉर्मल नहीं होता, तो ये प्राइमरी तौर पर किस डिजीज को इंडिकेट करता है? थिंक अबाउट इट। आपसे अगली डीप डाइव में मिलते हैं एक नए मेडिकल टॉपिक के साथ।